उसके पीछे इंटेंशन, ये दोनों मिलाकर मेयार बनाया जाता है अच्छा। पढ़ा लिखा नहीं है, कहाँ से आ गए पैसे उसके पास? पैसे की इज्जत है। पैसे की इज्जत है। चोरी धोखा और ये बुरे काम करो तो आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं और चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। गुंडागर्दी करें तो आप पॉलिटिशियन बन जाएंगे। ऐसा ही लगता है। मेरा काम थोड़ी है कि तुमको जन्नत के लेके जाओ, और आप जन्नत नहीं जाएंगे तो मेरी थोड़ी जिम्मेदारी होती। अरे मेरी बीवी की भी जिम्मेदारी नहीं, मेरे बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं। नमस्कार, मैं हूं आशीष। इंडस न्यूज़ 24x7 में आप सभी का स्वागत है। आज एक ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर तहा मतीन। कर्नाटक से आए हैं, बरेली। एक कार्यक्रम था यहाँ पर पैगामे इंसानियत का। उनके बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि वो एक समाज सेवी हैं, इसके अलावा एक डॉक्टर भी हैं और साथ ही साथ जमात इस्लामी के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं कर्नाटक के। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब, इंसानियत का जो पैगाम है वो इस वक्त इस दौर में किस राह से गुजर रहा है? इस वक्त आम तौर पर जनरल देखा जाए और पावर स्ट्रक्चर को देखा जाए और जो फैशनेबल है उसको देखा जाए तो इंसान से इंसानियत सुलभ कर ली गई। बहुत ही बुनियादी चीज़ है। जानवर और इंसान में एक सिंपल सा फ़र्क है, उसको हया कहते हैं, शर्म। अब वो क्यों इंसान को शर्म आती है, हम सब क्यों कपड़े पहन कर बैठे हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। नंगेपन में हम सबको शर्म आती है कि एक दूसरे के सामने हम देखेंगे, शर्म आती है। जिसे शर्म ना आए वो इंसान कैसा है ना, एक सिंपल सी बात। तो शर्म और हया की लिहाज से देखा जाए तो लोग अपने आप को जाहिर करते फिर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि झूठ का बोलबाला है। जब झूठ माशरे में फैलता है, और मैं बता रहा था कि टीवी भी एक झूठ है कि इंसान की असलियत को नहीं बताता, एक ही उसके पहलू को दिखाता है। जब तक इंसान को उसकी बॉडी और सोल, उसका बदन और उसकी रूह, ये दोनों को मिलाएंगे तो असलियत मालूम पड़ती है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, इंसानियत के गिरने का एक मिसाल देता हूँ। पैसा, क्या धोखे का पैसा, चोरी का पैसा और मेहनत का पैसा एक ही है? हो सकता है क्या? कोई इंसान मान सकता है? मगर अगर आप पैसे को पैसा कहें, देखने में तो एक ही है। टीवी में वो धोखे का पैसा बताओ, चोरी का पैसा बताओ, मेहनत का पैसा बताओ, एक ही है, एक ही जैसे लगता है। और आज इंसानियत उसको फ़र्क करना छोड़ दिए। हलाल और हराम, अच्छा पैसा और गंदा पैसा। आप देखेंगे कि करप्ट लोग दंदनाते फिर रहे हैं, लोग अपने पैसों को लुटाते हुए, उड़ाते हुए दिख रहे हैं। पॉलिटिशियंस, कोई उनसे पूछता नहीं, भैया ये वॉच कहाँ से आपने ख़रीदी, इतनी बड़ी गाड़ी आपका बेटा कहाँ से लिया, इतना बड़ा घर कहाँ से आपने ख़रीदा। तो आप देखते हैं कि लोग उनके घरों में शादियाँ करना चाहते हैं, उनके बच्चों से दोस्तियाँ करना चाहते हैं, माशरे में उनकी इज्जत की जाती है। चोर है, पढ़ा लिखा नहीं है, कहाँ से आ गए पैसे उसके पास? पैसे की इज्जत है। और ये नज़र नहीं है कि अच्छा है या बुरा है ना। तो व्हेन ओनली द बॉडी इज़ वर्शिप्ड। अब आप देखते हैं, आप मैट्रिमोनियल कॉलम ले लीजिए। मैट्रिमोनियल में कॉलम में होता क्या है? रंग, हाइट, कुछ नंबर्स होते हैं। रंग है, हाइट है, और क्या है? 4 फिगर सैलरी या 5 फिगर या 6 फिगर सैलरी है, पैसा है, कास्ट भी हो सकता है। और ये सब ज़ाहिरी चीज़ें हैं। ये नहीं कि आदमी अच्छा है, सच्चा है ना, दयानतदार है, अमानतदार है, अच्छाई सच्चाई, मोहब्बत वाला है। तो ये जब पैमाना क्या है? ऐसे किसी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा और बुरा है क्या? व्हाट इज? तो किसी ने एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दिया और इस पर गौर करना चाहिए। गुड इज़ व्हाट यू फील गुड आफ्टर एंड बैड इज़ व्हाट यू फील बैड आफ्टर। एक सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर एक काम करने के बाद आपके दिल को अच्छा लगा तो अच्छी चीज़ है, और एक काम करके आपको बुरा लगा, बुरी चीज़ है। दूसरी बात, अगर कोई काम करते हुए आपके दिल ने कहा यार मत करिए, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, वो बुरी चीज़ है। एक हर इंसान के अंदर एक आवाज़ आती है, कॉन्शियंस आती है, क्या बोलते हैं हम हिंदी में उसको, वो जो अंदर की आवाज़,
पुकारती है, बोलती है मत कर, मत पी, मत झूठ बोल, है ना, इस तरह बिहेवियर मत कर। किसी को गाली देता हो तो अंदर से आवाज़ आती है, अगर नहीं सुनेंगे तो रात में आवाज़ पुकार पुकार कर आपको बेचैन करेगी। तो इंसानियत का एक मेयार ये है कि आज इंसान सो नहीं पा रहा है। तो आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिकता क्या है? नींद की गोली, डिप्रेशन की गोली, एंग्जाइटी की गोली, शराब, रात में डांस, यही चलता है, इसलिए कि नींद नहीं आ रही, इंसान को परेशान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान इंसानियत से हटा हुआ है। और जो मेयार होना चाहिए बहुत बड़ा सवाल है, व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन फॉर गुड एंड बैड? बुनियाद यही है, कॉन्शियंस, वही उसकी बुनियाद है। मगर अगर आप और भी एक स्टेप आगे बढ़ें तो अच्छाई और बुराई आप देखते हैं कि अगर कोई आप बुरा काम करें तो लोगों को बोलते नहीं फिरेंगे, आपको शर्म आएगी। आप सिगरेट पिएं, आपके उस्ताद या वालिद साहब आए तो छुपा लेंगे, समझ लो कि बुरा काम है, बहुत मुश्किल नहीं है ना। और रिश्वत ले रहे हैं तो टेबल के अंदर से रखेंगे या पेपर के नीचे रखेंगे। समझ जाइए कि जो छुपा कर किया जाता है वो बुरा काम है, रात में अंधेरे में किया जाता है वो बुरा काम है आमतौर पर। उसका रियल वो है कि हमारे बनाने वाले ने, हमारे भगवान ने जो बातें हमसे कही हैं कि ये ना करिए, वो बुरी चीज़ है, और ये जो कहे हैं कि करें, और ये अक्रॉस रिलीजन्स हैं। मारूफ जिसे कहते हैं कॉमन गुड, ये अमेरिकन भी बोलेगा, अफ्रीकन भी बोलेगा, जापानीज भी बोलेगा, हिंदुस्तानी भी बोलेगा कि ये अच्छे चीज़ें हैं, मारूफ इसको कहते हैं। मुनकिरात हैं, किसने कहा झूठ बोलना अच्छा है, किसने कहा धोखा देना अच्छा है, किसने कहा वादा खिलाफी करना अच्छा है? नोबडी हैज सेड दैट। सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस पर कोई कुरान या गीता में ही है ऐसा नहीं है। हर किताब यही कहती है कि माँ बाप की सेवा करो, छोटों की मोहब्बत करो, बड़ों की इज्जत करो, है ना, वादे को पूरा करो, गरीबों और भूखों को खाना खिलाओ। कौन इसे मना करता है? तो देयर इज़ ए मेयार फॉर दैट, देयर इज़ ए क्राइटेरियन फॉर दैट एंड वी शुड अंडरस्टैंड इट। एक आखिरी बात मैं बताता हूँ अच्छे और बुराई के ताल्लुक से। अच्छा और बुरा नीयत पर डिपेंड होता है, इंटेंशन पर डिपेंड होता है। मैं आपको कुछ तोहफा दे दूं मगर इस नीयत से कि आप मुझे कुछ फ़ायदा पहुंचाओगे, मेरा टीवी में न्यूज़ डाल दोगे और मुझे बहुत बड़ा कर दोगे, इसीलिए मैं जर्नलिस्ट को खिला रहा हूं, ये कोई नेकी नहीं है, ये रिश्वत है ना। मैं किसी को छुपा कर एक गरीब को खाना खिलाया और उसको भी नहीं मालूम किसने खिलाया। ऐसे ऐसे स्टोरीज दुनिया में हैं कि एक इंसान मरने के बाद मालूम हुआ कि कितने सौ घर में खाना चलता था इस एक शख्स की वजह से, और वो खुद नहीं जानते थे कि कौन खिलाता था। खामोशी से कुछ काम करके चले जाए। तो नीयत। अब आप मुस्कुराते हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि पैसा दिया आपको। आप आजकल मॉडल्स को पैसा दे दो, एक्टर्स को पैसा दे दो, मुस्कुराएगी। अब उसको नेकी अगर आप समझें तो बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी कि वो आपको अच्छाई के लिए मुस्कुरा रही है। सेल्समैन है, मुस्कुराएगा, वो कोई उसकी मुस्कुराहट अच्छाई नहीं है, मगर उसके बगैर कोई किसी को खुश करने के लिए मुस्कुरा दे। एंड देयरफॉर एक्शन और उसके पीछे इंटेंशन, ये दोनों मिलाकर मेयार बनाया जाता है अच्छाई और बुराई का। आपने इतनी आसानी से जो बात कही है कि सच्चाई और इंसानियत का जो आपने बताया कि सभी जगह जैसा ही कहा गया है, सभी किताबों में ये बात कही। सही बात। अगर ये इतनी कॉमन बात है तो इन्हीं किताबों और इन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत सारे कंट्रडिक्शन और बल्कि जानलेवा कंट्रडिक्शन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और हम बात करें तो अगर हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर तो कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों की जानें गई हैं। बहुत सारे ऐसी उदाहरण हैं, पिछले कुछ दिनों में ही कई ऐसी घटनाएं हुई। इसका क्या कारण होता है? देखिए, इंसान बड़ा स्मार्ट है, बड़ा धोखेबाज है, खुद को भी धोखा देता है, दूसरों को धोखा देना भी जानता है। इसका सबसे बेहतरीन मास्टरपीस एक शख्स जॉर्ज ऑरवेल ने एक किताब लिखी, उसका नाम एनिमल फार्म। कभी वो पढ़ लीजिए और आप देखेंगे कि जो लॉज बनाए गए थे, लॉज में तहरीफ कैसे की जाती है। एक लफ्ज़ आप यूं डाल दो तो पूरा लॉ उल्टा हो जाएगा, है ना। जो कुरान में अच्छी अच्छी बातें हैं या जो भी रिलीजियस चीज़ों में अच्छी अच्छी बातें हैं,
वहाँ कुछ ये कहेंगे कि आप फलां बाबा जी को मान लो और जो कुछ करना कर लो, है ना, आप फलां दरगाह में चले जाओ, वो आपको माफ कर देंगे, सब अगला पिछला सब हो गया। चुनाचे देर इज तहरीफ, देर इज चेंज। दूसरी बात ये कि उस तहरीफ में ये हुआ कि बातें जो अच्छी हैं वो क्लियर हैं, मगर वाई डू यू हैव टू डू दैट, क्यों, अगर नहीं करें तो क्या होगा। आमतौर पर यही मालूम होता है कि चोरी धोखा और ये बुरे काम करो तो आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं और चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, गुंडागर्दी करें तो आप पॉलिटिशियन बन जाएंगे, ऐसा ही लगता है। कोई नेक सच्चा अच्छा मेहनती हो तो बेचारा रिक्शा ही चलाता बैठेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। इस सिलसिले में एक फेथ होता है, एक अकीदा होता है जिस पर इंसान खड़ता है, और उस फेथ और अकीदे में यानी एक क्या बोलते हैं, एक नरक होती है और एक जन्नत को क्या कहते हैं, स्वर्ग होता है ना। अब ये एक कॉन्सेप्ट है इंसान के सामने कि स्वर्ग को जाएंगे नरक को जाएंगे। अब उस कॉन्सेप्ट को अगर रीबर्थ में अगर कन्वर्ट कर दीजिए, अब पूरा गया काम से, होल थिंग इज लॉस्ट। अगर उस कॉन्सेप्ट को ईसा अलैहिस्सलाम के जीसस के ही डाइड फॉर योर सिंस और आप जो भी कर लो वो माफ कर देगा, सिर्फ जीसस के साथ आप वफा कर लो हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। जो आदमी छोटी से छोटी बुराई करेगा उसका मजा उसको आएगा, उसको चखना है, और जो अच्छाई करेगा उसका भी मजा चखना है। तो एक अकीदा होता है जिनकी बुनियाद पर इंसान नेक काम करता है और अच्छा करता है, और उस अकीदा आज मॉडर्नाइजेशन के साथ जो रैशनैलिटी आई है, रैशनैलिटी आई, और रैशनैलिटी का दौर ये है, सीइंग इज बिलीविंग, और जो नहीं दिखता वो मैं मानता नहीं हूँ। आपकी नीयत को दिखती नहीं है तो मैं मानता नहीं हूँ, सिर्फ जाहिर चीज़ को देता हूँ। चुनांचे असल बात यह है कि दुनिया में जो दिखती दुनिया है वो इतनी है, जो गैब की दुनिया है वो इतनी बड़ी है, कसीर है, मगर इंसान बेवकूफ़ है, समझता नहीं, जानता नहीं। एंड दैट इज़ वाई ज़ाहिरीपन और रैशनैलिटी जो आ गई है वो ना मोहब्बत समझती है ना सैक्रिफाइस को समझती है, समझती ही नहीं। मोहब्बत क्या चीज़ होती है, मोहब्बत और सेक्स में एक ही चीज़ बना कर रख दिया गया, और उसमें फ़र्क नहीं है कि एक आदमी एक बेवा से शादी कर ले, एक गरीब से शादी कर ले, कितना बड़ा काम करता है, कितना बड़ा काम करता है। और आजकल औरतें अपने आप को शो करना चाहते हैं, फैशन करना चाहते हैं। प्रॉब्लम है कि अब भी तब भी शादियाँ नहीं हो रही हैं उनकी। Therefore, beauty has to be defined not just by the external form and measurements and colors and all that, but there is an inner beauty कि इंसान खुदा से डरे, इंसान वफादार हो, सच्चा हो और दयानतदार हो। ये वो मेयार होता है जो मॉडर्न एजुकेशन में रैशनैलिटी आने की वजह से हट गया है वो चीज़। इसका कारण रैशनैलिटी क्यों लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है रैशनल होने की जगह लोग ज़्यादा दकियानूसी हो गए हैं इस वक्त। मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है वो उनके जो जिस तरह के उनके जो थॉट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां खड़ी हो गई हैं, वो चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। रैशनलिटी कहाँ दिख रही है इसमें, रैशनल कहाँ? देखिए, एक ज़माने का मैं अभी लोग अड़े हुए हैं। मैं लैला और मजनू और रोमियो और जूलियट की बात नहीं करूँगा। एक पिक्चर आया था क़यामत से क़यामत तक, आमिर खान और जूही चावला उसमें थे, है ना। वो इंटरकास्ट लव करते हैं और दोनों फैमिलीज़ अपोज करती हैं। तो होता ये है कि आखिर में एक पहाड़ पर चलते हैं और ख़ातून जंप करके मर जाती है। अब आप बताइए कि वो जो लड़का है वो क्या करे, अपनी छोड़ो वो गई, अब मैं किसी और को शादी करके ज़िंदगी गुजार दूं। अगर वो पिक्चर में ऐसा होता तो कोई उसको मानता पिक्चर को? कैसा नालायक है। वो मर गई लव के वास्ते और ये आदमी बच के निकल गया। पिक्चर हिट इसलिए हुआ कि वो आदमी भी कूद पड़ा और अपनी जान दे दी। अब रैशनैलिटी बताइए अब क्या बताती है?
वो स्मार्ट है कि बेवकूफ़ है? देख, औरत तो मर गई, अब अपनी ज़िंदगी चला रहे भाई, वो तो चली गई, मगर इंसान कभी उसको पसंद नहीं करता रैशनैलिटी को, कि अपनी जान बचा लो, अपने पैसे बचा लो, अपनी ज़िंदगी आप दे। रैशनैलिटी तो यही कहती है इसमें फ़ायदा होना चाहिए, टाइम, स्पेस, मनी, एनीथिंग दैट डजंट गेट यू दैट, व्हाई वुड यू वांट टू डाई? एक फायरमैन, अब वो 9/11 में बिल्डिंग गिरे तो सारे लोग बाहर निकल कर भाग के आए, है ना? रैशनैलिटी तो यही कहती है कि भाग के जाना चाहिए। कुछ लोग जो बेवकूफ थे वो अंदर गए और लोगों को बचाकर बाहर निकाले, और सौओं के लोग अंदर गए और मर गए। आज अगर मेमोरियल लगा हुआ है तो जो भागे उनका नाम लिखा हुआ है कि अंदर जो गए उनका नाम लिखा है? देख लीजिए जाकर। जो अवार्ड मिला वो किसको मिला? बेवकूफ़ी करने वाले को मिला कि स्मार्ट आदमी को मिला? किसको मिला? फायरमैन जो अंदर भाग के मर गया उसको मिला अवार्ड, कि जो आदमी स्मार्ट होकर भाग के चला गया उसको मिला? तो रैशनैलिटी के अपने लिमिट्स होते हैं। रैशनल से मेरा मतलब ये है कि जो अभी आम जिंदगी में चलने वाली चीज़ें हैं और जिनकी वजह से बहुत सारा माहौल ख़राब है, मैं उसमें रैशनलिटी की बात अभी जानना चाह रहा हूँ। जैसे लोग पढ़े लिखे लोग भी हैं, इसके बावजूद वो रैशनल होकर नहीं सोच रहे हैं, चीज़ों पर अड़े हुए हैं, सही बात। छोटी छोटी चीज़ों पर वो पूरे सोसाइटी में एक खराब माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो रैशनल कहाँ है? आपको दो बातें बताता हूँ उस सिलसिले में। एक, सुपरस्टिशन की तरफ चले जाते हैं, एंड जनरली ये जो रिलीजन चीज़ है बड़ी ख़तरनाक है। रिलीजन विल टेक यू टुवर्ड्स सुपरस्टिशन एंड स्टुपिडिटी, इस तरह की स्टुपिडिटी कि आप ऐसे चीज़ों को मान लिया करो, है ना? और वो हर रिलीजन में है, बिल्कुल हर रिलीजन में है सुपरस्टिशन। दूसरी तरफ साइंस में पढ़ जाओ, रैशनैलिटी में पढ़ जाओ, तो वो खुदा के डिनायल में, एथीज़म में चला जाता है। ये एक्सट्रीम्स है। इंसान को ये दोनों एक्सट्रीम से निकलकर बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जिसमें खुदा भी हो और ये बेवकूफ़ी सुपरस्टिशन भी ना हो। और कौन सी चीज़ें गैब के सुपरस्टिशन हैं, कौन से नहीं है, ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी चीज़ जो बनी है वो ये कि एक इंग्लिश का मूवी कभी आया था, डम्ब एंड डम्बर बोल के, डम्ब एंड डम्बर। आज इंसान को ये टीवी और इंटरनेट और ये व्हाट्सएप के ज़रिए इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा बन गया है कि आप सोचो नहीं, जो दिखा वो मान लो। तो इंसान बंदर बन गया। देखिए, बंदर की एक स्टोरी थी कि कोई आदमी हैट लेकर कहीं गया था, रास्ते में नींद आ गई, उठकर देखता है तो बंदर पूरे हैट पहने बैठे हैं। बड़ा अक्लमंद था, अपने सर की टोपी फेंक दिया तो सारे बंदर फेंक दिए। यानी आज इंसान बंदर बन गया, कॉपी करता है ना? सबको जीन्स पैंट, सब इतनी इतनी कटिंग करते हैं, सब ऐसा ही पहनते हैं, सब पेट दिखाने लगे, पूरा बंदर है। सोचता नहीं है कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, और क्या इतना सा कपड़ा, इतना कपड़ा 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये में चड्डी मिलेगी आपको। कितना बेवकूफ़ बन रहा है। उस पर नाम लिखा होता है कैल्विन क्लीन, बस। आजकल वो कैल्विन क्लीन भी नहीं, CK लिखा हो गया तो बस 1 लाख रुपये की चड्डी। तो इंसान जो है सोचता नहीं। डॉक्टर भी ऐसे ही काम करने लगा है, स्पाइनल लेवल कहते हैं उसको। अकल से इस्तेमाल नहीं करते, ना कॉलेज में उसको इनकरेज करते हैं, ना कहीं भी उसको इनकरेज नहीं किया जा रहा है। एंड देयरफॉर वी हैव बिकम इनटू अ डम्ब अनथिंकिंग कल्चर, बिकॉज ऑफ विच politicians and other vested interests can exploit this weakness of people. and बिल्कुल आप जैसे कहा, मैं भी उस बात को मानता हूँ कि इंसान बेसोचे समझे बेवकूफ़ी करता है, नफ़रत करता है और अपने आप को धोखा दे रहा है। I don't know if I've answered your question, but आप कर्नाटक से हैं, तो कर्नाटक में पिछले काफ़ी दिनों से जो है कर्नाटक सुर्खियों में कई मामलों को लेकर, खासतौर पर पिछले दिनों एक हिजाब का इशू वहाँ पर खड़ा हुआ था एक स्टूडेंट को लेके। उसके बाद भी लगातार कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं भी होती रही हैं, जो वहाँ कम्युनल जो एक प्रभाव है उसको दिखा रहा है। इसका कारण क्या होता है? वहीं कर्नाटक से इस वजह से जानना चाहते हैं।
कारण पावर गेम है। ये इंसान पावर हासिल करने के लिए अच्छे तरीक़ों से तो हासिल नहीं कर सक रहा है, नेकी से, मेहनत से, हक़ से, फ़ायदे से नहीं कर रहा है। अब उसको शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट के लिए नफ़रत फैलाता है ना। और आज नफ़रत के लिए मुसलमान उसके वो हैं, टारगेट है, इजी टारगेट हैं। और कुछ फैला दो, गद्दी पर बैठ जाओ। जो जितनी नफ़रत करेगा वो उतना जल्द ऊपर चले जाएगा। वहाँ हैं ऐसे, आप देखेंगे कई लोग हैं, नाम बहुत सारे हैं, और जितनी नफ़रत करते हैं, जितना झूठ बोलते हैं, जितनी गंदगी फैलाते हैं, जितना काटते हैं सोसाइटी में, इतना जल्दी कुछ लोग ऊपर चल रहे हैं। एंड देयरफॉर इट इज़ अ प्योरली पॉलिटिकल गेम। जो इंसानियत है, जो जनता है, वो वैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, पीपल आर वंडरफुल। हम एक लाइब्रेरी चलाते हैं, एक लाइब्रेरी चलाते हैं मस्जिद के अंदर। क्या जी साहब, एक लाइब्रेरी चलाते हैं मस्जिद के अंदर। ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स बैठते हैं मस्जिद के अंदर। 90% नॉन मुस्लिम बैठते हैं, 90%। किस जगह है ये मस्जिद? ये मस्जिद कोरमंगला की मस्जिद है, मस्जिद मामूर है। देख लीजिए आप जाकर, पैक्ड फुल रहती है, जगह नहीं है बैठने के लिए। 90% नॉन मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, वहाँ आके बैठे हैं। और ये भी बता दूं, मोर 50% से ज़्यादा लड़कियां हैं। क्या टेंशन कौन सी बात की यार। मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ, मैं डायलिसिस फ्री में करता हूँ। 100 डायलिसिस तकरीबन एवरी डे वी डू फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पीपल। अब ये देख लीजिए आप कि आता कौन है उसमें। कितने सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, तमिलियंस हैं, वो हैं, सब आ जाते हैं। अब हमें एक लिफ्ट की ज़रूरत पड़ी, वहाँ लिफ्ट की ज़रूरत पड़ी। सिर्फ मशीन जो ओटिस की लिफ्ट है 20 लाख रुपए की, हॉस्पिटल लिफ्ट है बड़ी सी। एक आदमी सिंघवी साहब ने आया और कहा कि लिफ्ट चाहिए, और वो बाजू बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, जैन हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं। 20 लाख की चेक लिख कर दे दिया। अभी मैं कह रहा हूँ 1 साल के अंदर की बात, वो पुरानी बात नहीं कर रहा। कौन सी नफरत, आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, बेंगलोर की बात कर रहे हैं। कितने लोग हमको डोनेशन नहीं देते, अपनी साइट बेचकर पैसे दिए हैं। तो ऐसे लोग दुनिया के अंदर भरे पड़े। यही तो बात है। लैक्स ऑफ पीपल, वंडरफुल पीपल। आप एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आप जो बता रहे हैं कि मस्जिद के अंदर जो लाइब्रेरी चल रही है उसमें 90% हिंदू आते हैं, उसमें भी 50% जो है गर्ल्स आती हैं, हिंदू गर्ल्स होती हैं, और आप डायलिसिस फ्री करते हैं। लेकिन इशू तो यहीं पर जाके बन रहा है कि किसी ने पानी का जो प्याऊ कहीं पर लगा दिया, कोई टंकी लगा दी सड़क पर किसी मुस्लिम ने, तो ये इशू बना कि ये इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि ये आसानी से नज़दीकियां हासिल करके उनको कन्वर्ट कर सकें। हाँ, वो पॉलिटिशियन बोलेगा, ये बात होती है, पॉलिटिशियन बोलेगा जी, पॉलिटिशियन वो ज़रूर बोलेगा, मगर जो वो इस्तेमाल करता है वो नहीं बोलता है, वो नहीं बोल रहा है। और बहरहाल आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, मैं आज तक ये नहीं सुना कि मुसलमान इस तरह करते हैं। ये एक्यूजेशन क्रिश्चियन लोगों के ताल्लुक से होता है कि वो मुसलमान जब अपनी दावत को पेश करता है, इंटेलेक्चुअली पेश करता है, और ये कहता है कि भाई ये हक़ है और ये सच है, आप मानना है तो मानो, नहीं तो छोड़ो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम थोड़ी है कि तुमको जन्नत के लेके जाऊं, और आप जन्नत नहीं जाएंगे तो मेरी थोड़ी जिम्मेदारी होती है। अरे मेरी बीवी की भी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं है। किसी को इंसान बदला नहीं सकता है। और हम ये कभी भी पूरी दुनिया में ये काम नहीं किए हैं कि किसी को इस तरह से मुसलमान बना दें। तो बात, और बन भी जाए तो वो जन्नत थोड़ी जाएगा। पैसों के लिए कोई अंदर मुसलमान हो जाए और कोई फ़ायदे के लिए हो जाए, वो मुसलमान थोड़ी है। वो तो तौबा करना चाहिए, अपना रास्ता देखना चाहिए, बेवकूफ़ है ना। तो वी नेवर टेक ए सोशल वर्क रूट इनटू कॉलिंग पीपल टुवर्ड्स आवर रिलीजन। वी विल नेवर डू दैट। हम अपने रिलीजन को बुलाएंगे, भाई हक़ है, सही है, अक़ल इसी में है, अखलाक इसी में है, दिल भी इसी को मानता है तो मानो, नहीं मानता है तो बराह करम मत मानो।
वी डोंट वांट एनीबॉडी हु कम्स इन फॉर पैसा लालच हमारे साथ आ गया तो डेंजर हो जाएगा यार। ऐसे आदमी हम अंदर दाखिल हरगिज करना नहीं चाहते हैं। हो जाए तो हो जाए हैं, बट दैट इज़ नॉट एन एलिगेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स, इट्स एन एलिगेशन अगेंस्ट क्रिश्चियंस। अब वो सच है नहीं है वो कोई और बताएंगे। डॉक्टर साहब, जमात इस्लामी का जो नेटवर्क है पूरी दुनिया में कई बड़ा नेटवर्क है। अच्छा, ऐसा बताया जाता है। नहीं, जमात इस्लामी हिंद है। अच्छा, हिंद बोले हिंदुस्तान है। अब आप कांग्रेस है, अमेरिकन कांग्रेस है, इंडियन कांग्रेस है, ऐसा क्या कांग्रेस है या कांग्रेस नहीं, थोड़ी ये होता है। बात कही जाती है, यही जानना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनली ऐसा नहीं है। इट इज़ जमात इस्लामी हिंद। हम हिंदुस्तान को रेस्ट्रिक्टेड हैं, उसमें भी कश्मीर नहीं है, ऐसा क्यों है ना? कश्मीर ऐसा हिंदुस्तान है, में नहीं दिस इज़ द फैक्ट। क्यों है? कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं है आपके हिसाब से? हिंद, जमात इस्लामी हिंद और जमात इस्लामी कश्मीर दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं पेश कर रहा हूँ। मैं यही आपके कह रहा हूँ। नहीं, आपने जो सवाल किया उसका जवाब पहले ले लीजिए। उसको क्रॉस में ऐसे जाएंगे तो टेंशन हो जाएगा। तो बात यह है कि जमात इस्लामी एक हिंदुस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अलबत्ता जमात इस्लामी एक आइडिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम इट्स एन आइडिया। इट्स एन आइडिया विच सेज खुदा इस धरती का मालिक है, वो बनाने वाला वो, हम उसके ग़ुलाम हैं, हम उसके ट्रस्टीज़ हैं। तो हम उन हुदूद के अंदर रहना चाहिए जो खुदा ने बनाई। हम यहाँ आखा नहीं हैं, वी आर नॉट मास्टर्स कि ये झाड़ काटो, वो पानी गंदा करो, वहाँ डैम बना दो, वहाँ कुछ वार करो। हमारी हैसियत ही नहीं, हमारी हैसियत बंदे की है, एक ट्रस्टी की है, एक अमानतदार की है। तो इंसान अपनी चीज़ों को इस तरह इस्तेमाल करे जैसा आखा ने बताया। ये उसकी आइडियोलॉजी है, ये उसका मेथोडोलॉजी है, ये उसका तरीक़ेकार एक है। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो ज़हनी तौर पर इसको मानते हैं, और उस लिहाज से पूरी दुनिया में है ऐसे लोग जो कहते हैं कि ये दुनिया खुदा की है, किसी के बाप की दुनिया नहीं है। ये झाड़, ये पेड़, ये पहाड़, ये समंदर और ये नदियाँ जो हैं खुदा की हैं। इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता है, ये इंसानियत के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और ये ट्रस्टीशिप है। और ये जो आर्टिफिशियल बाउंड्री लगा दिया आपने, इंडिया पाकिस्तान कर्नाटक इंडिया, वो ये क्या होती है? इन्हें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, फ्री मूवमेंट नहीं, आदमी आना जाना नहीं कर सकता है, सच रेस्ट्रिक्टिव कॉम्पिटिटिव। अब नेशनलिज्म, हिंदुस्तान के अंदर नेशनलिज्म उठा है कि जो भी हो इंडियन अच्छा है और जो भी हो पाकिस्तानी बुरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई इंसानी आइडियोलॉजी ऐसी हो सकती है? इंडिया भी अच्छा हो सकता है, पाकिस्तानी भी अच्छा हो सकता है, इंडियन भी बुरा हो सकता है, वो भी बुरा हो सकता है, मुसलमान भी बुरा हो सकता है, हिंदू अच्छा हो सकता है, राइट? ये जो दीवारें बनाई गई हैं आर्टिफिशियली, we don't believe in that. It's an idea which goes all around, and therefore yeah, there are people all around the world who would agree and endorse on that. आपके हिसाब से सभी बॉर्डर्स को खोल दिया जाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं, मगर बॉर्डर्स को हक़ और बातिल का मेयार नहीं बना सकते कि बॉर्डर के उधर वाला बुरा और बॉर्डर के इधर वाला अच्छा। बॉर्डर के उधर वाला, ये तो नेचुरल है ना, अल्लाह ताला ने भी बॉर्डर्स बनाए हैं। हिमालय भी एक बॉर्डर है अपना, वो भी एक बॉर्डर है, मगर बॉर्डर इंसानियत के लिए दीवार ना बन जाए, है ना? अब एक बच्चा बकरियां चराते चराते इंडिया से पाकिस्तान आ गया और उसको पाकिस्तानियों ने पकड़ लिए, और पाकिस्तान से इंडिया आ गया और पकड़ कर उसको रख लिए 15 साल। देखिए कितने एग्जाम्पल्स हैं। भाई क्या यार, बकरी का चराने वाला, उसको वापस भेजो ना पकड़ के, उसको रखें 10 साल जेल में, कि 15 साल का छोकरा, 16 साल का छोकरा। एंड देयरफॉर वी शुड अंडरस्टैंड दैट जितना खोलेंगे, अमेरिका और कनाडा है, बहुत पोरस बॉर्डर है उसका, यूरोप है, अलग अलग नेशनलिटीज़ हैं, बॉर्डर्स हैं, बट फ्री ट्रैवल है अक्रॉस EU। समझ में आ रहा ना? मगर उनके लैंग्वेजेस अलग हैं, उनके नेशनल कल्चर्स अलग हैं, उनका वो है, बहुत इंसानियत है उसके अंदर। सो यू वुड रादर लुक एट समथिंग दैट इज़ ईजी। अरे मेरे घर में और आपके घर में बॉर्डर नहीं होगा क्या? फेंस तो होगा, एंड गुड बॉर्डर्स में गुड नेबर्स, बॉर्डर तो होगा। ऐसी तस्वुर के बॉर्डर ही ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है? मगर बॉर्डर का मतलब क्या? नेबरली रिलेशनशिप्स आप तोड़ लेंगे, लड़ते रहेंगे आप नेबर के साथ। तो ये बात है कि बॉर्डर्स तो रहेंगे, मगर बॉर्डर्स का मतलब बदल जाएगा, उसकी मीनिंग बदल जाएगी।
ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। अरे डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ जो अभी हमने पहले इंडिया के बारे में जो बात कर रहे थे कि इस तरह से कुछ माहौल क्रिएट हुआ है, ये भी देखने में आ रहा है कि पिछले काफ़ी समय से पूरी दुनिया के कई देशों में भी जो ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ये कई जगह इस तरह की चीज़ों को फेस कर रही है, और बल्कि कई जगह तो युद्ध चल रहे हैं, यमन सीरिया या फिलिस्तीन या अफ़गानिस्तान से लेकर तमाम देशों में। वो इस्लामोफोबिया पूरे यूरोप में फैला हुआ है। कई ऐसे वहाँ पर इस तरह से नियम कानून भी अभी हाल फिलहाल में कुछ बने हैं, साल 6 महीने के अंदर ही। इसका क्या कारण है कि सभी जगह एक कम्युनिटी जो है दिखाई दे रही है जो टारगेट पे है? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जहाँ मुसलमान हैं वैसा वहीं ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं। खुद हिंदुस्तान में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो सफ़र हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो भूखे हैं, सबसे ज़्यादा जो मैलनरिश्ड हैं, सबसे ज़्यादा जो मर रहे हैं वो मुसलमान हैं। सफरिंग जो हो रही है और जिनको टारगेट किया जा रहा है वो मुसलमान नहीं है। मगर न्यूज़ में आ रहा है, एक कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी वहाँ भी, वो तो नज़र आता है, हमको भी नज़र आता है। देखिए, दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल कि एक तरफ खुदा को डिनाई करने वाले, एक तरफ खुदा को मानने वाले। हिजाब का मसला ले लीजिए। हिजाब का मसला असल में हया का मसला है। आप देखेंगे औरतों को, लड़कियों को देखेंगे, आजकल बहुत छोटे छोटे टॉप्स पहन रहे हैं, बहुत छोटे छोटे टॉप्स पहन रहे हैं। वो थोड़ा अगर बेंड हो जाए स्कूटर में पीछे बैठ के, उनकी पीठ दिखने लग जाएगी। मगर आप उस लड़की को देखें, यूं बैठ के खींचते रहती है उसको खींचते रहती है। आप देखें, ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, यानी नंगेपन को वो पसंद नहीं कर रही है। शी विल नॉट लाइक इट। अब नंगी है, उसको घूर कर देखें, उसको पसंद नहीं आ रहा, यू विल नॉट लाइक इट। हया एक चीज़ होती है, और आज दुनिया में एक बेहयाई फैली हुई है। मुसलमान उसको मानता है, उसको रेजिस्ट करता है। दुनिया में बैंकिंग फैला हुआ है, सूदखोरी फैली हुई है, और आप कोई भी रिलीजन ले लीजिए, बड्डी बोलते हैं क्या हम कन्नड़ में? बड्डी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं सूदखोरी को? सूदखोरी बोलते हैं हम लोग तो। महाजन को कोई पसंद नहीं करता, आपको मालूम है क्या? आप पेपर में पढ़ते रहें, आपके खबरें देखते रहें कि रोजाना एक महाजन को कहीं कत्ल किया जाता है। मनी लेंडर को शेक्सपियर से लेकर अब तक, मर्चेंट ऑफ वेनिस देख लीजिए, आई वांट माई पाउंड ऑफ फ्लैश। ये जो मनी लेंडिंग और ये बैंकिंग की जो फितरत है कि गरीबों से चूस कर पी लेते हैं, और मराठवाड़ा और विदर्भा में जो सुसाइड्स हो रहे हैं फार्मर्स को सूद पर वो दिया जाता है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और मर्सिडीज बेंज खरीदने के लिए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाता है, आप देख लीजिए। और वो ना दे तो क्या होता है, और वो ना दे तो क्या होता है। तो ये एक नाइंसाफ़ी, माशी नाइंसाफ़ी है। मुसलमान उसको मानता नहीं, इट जस्ट रिफ्यूज़ेस। चुनांचे मुसलमान के दिल और दिमाग को दुनिया कॉलोनाइज नहीं कर सकी, वरना पूरा कॉलोनाइज कर दी। पूरी दुनिया में सब वही लीवाइस जीन्स पहनेंगे, वही KFC खाएंगे, वही मैकडॉनल्ड खाएंगे, सब लोग बदल गए, पैंट शर्ट वाले बन गए। मुसलमान दाढ़ी नहीं छोड़ता, मुसलमान टोपी नहीं छोड़ता, मुसलमान नमाज नहीं छोड़ता। आज एवरीबडी हैज़ बिकम सेक्युलर, नोबडी इज प्रेइंग। मुसलमान नहीं छोड़ता, पूरी दुनिया में नमाज पढ़ो। So therefore you represent a resistance to a certain wave of dehumanization that is happening. And वो मुसलमान खड़ा हुआ है पूरी दुनिया में ये कहते हुए कि तुम झूठे हैं, तुम गलत हैं, तुम बेहया हैं, हम इसको मानते नहीं। आप करना है तो कर लो, हम पर आप जुल्म मत कीजिए। And therefore it's a resistance that is being felt, and therefore the world has understood that without these people succumbing to this, the new world order is not possible. लेकिन ऐसा भी है कि कई जगह जहाँ केवल मुसलमान ही हैं, वो मुसलमान ही मुसलमानों पर ऐसा कर रहे हैं।
देखिए, किसी भी मुल्क में पावर अफगानिस्तान की स्ट्रगल, बात करें। किसी भी मुल्क में पावर स्ट्रगल होता है, किसी भी मुल्क। घरों में होता है, भाइयों भाइयों के दरमियान होता है, लड़ाई होती है। रिलायंस अंबानी और अंबानी लड़ता है, नहीं लड़ते क्या? गंभीर लड़ाई होते हैं। और कहीं प्रमोद महाजन को अपना भाई आके कत्ल कर देता है। कौन सी बात है? क्या मुसलमानों की बात है? पावर स्ट्रगल और पैसों के लिए दुनिया लड़ती है और मरती है। अरे कैसे कैसे बेटा माँ और बाप दोनों को कत्ल कर देता है ताकि उसको आस्ती मिल जाए। अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। तो ये कोई मुस्लिम वो नहीं है कि लड़ते हैं, सब इंसान इंसान है, लड़ेंगे पावर के लिए, पैसे के लिए लड़ेंगे। अब ये बात रही कि इस वक्त पावर कहाँ है, पैसा किसके पास है ना? अब वो पावर और पैसा कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अमेरिका में बादशाह बैठा है, किसने बिठाया? मिस्र में बादशाह बैठा, मिस्र में बैठा है प्रेसिडेंट, किसने बिठाया? बताइए ज़रा। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टरशिप बैठती है, कौन बिठा रहे हैं? कौन वहाँ उंगली कर रहे हैं? कौन ड्रोन्स बना रहे हैं? कौन मिलिट्री एड दे रहे हैं? कौन कर रहा है? Who is doing it? Who is using all these things? And therefore, at the moment, the Muslim world is in terrible turmoil. Terrible turmoil. They're not able to self-determine. अल्जीरिया में डिटरमिन करने को गए, पकड़ के मार दिए। कितना जुल्म कर रहे हैं। फ्रांस का जो जुल्म अल्जीरिया पर हुआ है, और अभी 92-93 में वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन करे, जीते, मगर उनको तोड़ दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। मोर्सी के साथ क्या हुआ इजिप्ट के अंदर, किसने किया? And therefore we should understand that external forces are making them fight and breaking them and really spoiling these countries. And therefore it's nothing Muslim about it or anything about it. Muslim countries have been enslaved, and that's not a fair thing at all. And like any country, any human being, they all fight. And there's nothing wrong, nothing abnormal about it. It's pretty normal, ऐसा नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडस न्यूज़ से बात करने के लिए। और हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि इस पूरी बातचीत को और गहराई से सुनें, जिससे कि तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई डॉक्टर साहब से, और कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसको कि मुझे लगता है ऐसे सवाल जो बार बार लोगों के दिमागों में आते हैं, उनके जवाब मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।